मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ आपके फ्रेंड बेनी सेंगर और आज मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ूंगी चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल हमको पता है कि बायोमॉलिक्यूल का मीनिंग होता है जैविक अणु, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है, सभी कार्बनिक अणु में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को जैविक अणु कहते हैं। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? क्या होता है जैविक अणु? सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को जैविक अणु कहते हैं। आपने इसके एग्जाम्पल सुने होंगे, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं, आपने सुना होगा प्रोटीन, राइट। आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, आपने सुना होगा न्यूक्लियोसाइड, आपने सुना होगा डाइसैकेराइड, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर जैविक अणु की डेफिनेशन तो देखी, बट इसके टू पार्ट डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, तो हम पहले वो देखते हैं। सेकंड होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए, छोटे जैविक अणु और बड़े जैविक अणु क्या होते हैं? आपको बेटा ये साइज खास पता होना चाहिए। जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, तो उनका साइज होता है 18 to 800 DA, जहाँ पर DA क्या है? DA का मतलब है डाल्टन। ओके, बायो मैक्रोमोलिक्यूल इसका साइज होता है ग्रेटर देन 100 डाल्टन। ओके, अब आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? देखिए, माइक्रोमोलिक्यूल मतलब छोटा, राइट। तो इसमें आएंगे आपके सारे मोनोसैकेराइड, इसमें आएगा आपका लिपिड, इसमें आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, एटसेट्रा। ओके, अब आता है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो उसमें क्या आता है? उसमें आते हैं आपके प्रोटीन, आपके पॉलीसैकेराइड, एटसेट्रा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैविक अणु क्या होते हैं, जैविक अणु के कितने प्रकार होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं।
फर्स्ट हमने देखा कि जैविक अणु का मतलब होता है कि सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को हम जैविक अणु कहते हैं, राइट। उसके एग्जांपल होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डाइसैकेराइड एटसेट्रा। हमने ये देखा कि जैविक अणु के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल मतलब कि जो साइज में छोटे हों, जिसका साइज 18 to 800 डाल्टन के बीच में हो। सेकंड होता है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उसका साइज होता है ग्रेटर देन 1000, ओके, मतलब कि 1000 डाल्टन से ज़्यादा। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल में आपके आते हैं मोनोसेकेराइड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल में आते हैं प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि हमको सीक्वेंस में जाना है, ओके। तो हम सबसे पहले लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए बच्चों को हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक बात बताना मैं आपको भूल गई। हम सभी को ये लगता है कि जो लिपिड होता है, राइट, सब बोलते हैं कि वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। नहीं, लिपिड जो होता है वो होता है आपके छोटे जैविक अणु। इट मीन्स कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ये, नॉट अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड जो है वो आपका छोटा जैविक अणु है, वो आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ओके। सिर्फ ये रिएक्ट करता है कि ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ओके। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से, ओके, बायो माइक्रोमोलिक्यूल से। अब देखिए, चलिए आप लोग बेटा, आपने आपके लोअर क्लासेस में सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज monosaccharide, second one is disaccharide, and third one is polysaccharide, ओके। अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक ही सैकेराइड हो, मतलब एक ही शुगर का अणु हो। डाइसैकेराइड के अंदर जिसके अंदर 2 या 2 से मोर हो। अब देखिए बेटा, आपको इसके अंदर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर इसका आपको कार्बन की संख्या खास पता होना चाहिए। मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन होते हैं 3 to 7, ठीक है। आपका मोनोसैकेराइड 3 to 7 कार्बन से बना होता है। आपका डाइसैकेराइड में कार्बन आते हैं 1 to 10, ओके। और पॉलीसैकेराइड में होता है ग्रेटर देन 10 कार्बन, ओके। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोनोसैकेराइड के। मैंने आपको बोला कि मोनोसैकेराइड में 3 to
7 कार्बन, ठीक है, वो उससे उसकी रचना बनी होती है। अब मोनोसेकेराइड में आपको पता है कि 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन, ओके। तो ये कार्बन अकॉर्डिंग आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, मतलब कि सपोज अगर आपके पास 3 कार्बन वाली कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर की रचना, तो उसको क्या बोलोगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायोस। 4 कार्बन वाली रचना को आप बोलोगे टेट्रोस। 5 कार्बन वाली रचना को आप बोलोगे पेंटोस, जिसको बोलते हैं राइबोस, ठीक है, जिसमें आपका राइबोस मतलब कि आरएनए का स्ट्रक्चर आता है। 6 कार्बन वाली रचना को आप क्या बोलोगे, हेक्सोस। 7 कार्बन वाली रचना को आप क्या बोलोगे, हेप्टोस, ओके। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके मोनोसेकेराइड के, ओके। मोनोसेकेराइड मतलब कि जिसके अंदर 3 to 7 कार्बन की चेन होती है। अब आपका डाइसेकेराइड क्या होता है, तो डाइसेकेराइड में आपके एग्जाम्पल आते हैं माल्टोस, सेकेंड इज फ्रुक्टोस, थर्ड इज गैलेक्टोस, ओके। और इसमें कार्बन आते हैं 1 to 10, इसके अंदर 1 to 10 कार्बन की चेन होती है। पॉलीसेकेराइड में बेटा आपके पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर एंड उसके संरचना के आधार पर इसके 2 टाइप पड़ते हैं। देखो, एक इसका होता है फंक्शनल टाइप, जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल टाइप, बोथ आर सेम, ओके। सेकेंड होता है कि इसका स्टोरेज टाइप, अब आप सोच रहे हो कि मैम क्या बोल रहे हो फंक्शनल टाइप और स्टोरेज टाइप। आपने सुना होगा कि हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है, राइट। और जो हम होते हैं मतलब कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के अंदर फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ओके। तो और दूसरा हम ये बोलते हैं कि हमारी जो सेल वॉल होती है मतलब कि एनिमल्स की, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ओके। और जो आपके प्लांट्स के सेल वॉल होते हैं वो बनी होती है सेलुलोज की। तो यहाँ पर ये जो आपका फंक्शनल टाइप एंड स्ट्रक्चरल टाइप है ये उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब कि ये आपका स्ट्रक्चरल टाइप मतलब कि संरचनात्मक रूप से इसका एक प्रकार पड़ता है, दूसरे स्टोरेज टाइप मतलब कि संग्रहात्मक रूप से। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बोला संग्रहात्मक रूप से अगर हम देखने जाएं तो मतलब कि हम बोलते हैं कि हमारे अंदर एनिमल के अंदर फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो एनिमल के अंदर फूड स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब कि हमारे अंदर। दूसरा ही हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं मतलब आपके पौधे, उनके अंदर फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो प्लांट्स के अंदर फूड का स्टोरेज मतलब कि जिसको आप बोलते हो कि खुराक का संग्रह, उनके अंदर होता है स्टार्च के रूप में। तो इस तरह से आपका जो पॉलीसेकेराइड है उसका ये जो सेकंड टाइप है स्टोरेज टाइप, मतलब कि संग्रहात्मक रूप से पॉलीसेकेराइड का उदाहरण उसमें क्या आते हैं, तो स्टोरेज टाइप में आता है कि एनिमल्स के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है एंड प्लांट्स के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, मतलब कि खुराक का संग्रह, ओके। अब आपका सेकंड आता है, मैंने आपको ये अभी स्टोरेज टाइप का एक्सप्लेन किया। अब आपका सेकंड आता है कि रचनात्मक रूप से जो मतलब कि टाइप पड़ता है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा आपने सुना होगा
कि इन प्लांट्स जो सेल वॉल होती है, मतलब पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? आपको पता है, हम बोलते हैं कि वो सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। तो ये हुआ ना इसका स्ट्रक्चर टाइप पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर एक कार्बन नहीं, दो कार्बन नहीं, तीन नहीं, बल्कि मोर देन 10 कार्बन होते हैं। ओके, तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की होती है, वो मोर देन 10 कार्बन की बनी होती है। उसके बाद हम दूसरा बोलते हैं कि एनिमल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की। ओके, तो ये आपके हुए पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट होता है मोनोसेकेराइड, सेकंड होता है डाइसेकेराइड एंड थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में मैंने आपको बोला कि उसके अंदर 3 to 7 कार्बन की चेन होती है, राइट। डाइसेकेराइड होता है उसके अंदर आपका 1 to 10 कार्बन की चेन होती है। जो पॉलीसेकेराइड होता है उसके अंदर मोर देन 10 कार्बन की चेन होती है। मोनोसेकेराइड के हमने एग्जाम्पल देखिए ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ठीक है, आपके जो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है तो उसमें आपने सुना होगा कि गैलेक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ट्राइसेकेराइड होते हैं। ओके, अब आता है आपका पॉलीसेकेराइड। तो मैंने आपको ऐसा बोला कि पॉलीसेकेराइड के एक स्ट्रक्चर बेस पर और स्टोरेज बेस पर 2 टाइप पड़ते हैं, मतलब कि संग्रहात्मक रूप से उसका एक प्रकार पड़ता है और रचनात्मक रूप से उसका प्रकार पड़ता है। संग्रहात्मक रूप मतलब कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर फूड स्टोरेज, मतलब कि खुराक का संग्रह किस रूप में होता है। तो हमको पता है कि हमारे अंदर फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इन शॉर्ट ग्लूकोज का ही वो एक फॉर्म है। ओके, दूसरा जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपका खुराक का संग्रह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में, जो भी क्या है ग्लूकोज का एक स्वरूप है, मतलब कि ग्लूकोज का ही वन टाइप ऑफ फॉर्म है। ओके, उसके बाद उसका सेकेंड टाइप होता है स्ट्रक्चरल टाइप, मतलब कि रचनात्मक रूप से। अब मैंने आपको ऐसा बोला कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो एनिमल की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? वो भी वन टाइप ऑफ आपका ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है, मतलब कि ग्लूकोज का एक स्वरूप है। और जो सेलुलोज है वो आपका एक पॉलीमर है, मतलब कि होता वो भी ग्लूकोज ही है बट पॉलीमर, मतलब कि मोर देन ग्लूकोज होते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स तो देखे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? नोट, ये आप खास नोट करना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपने देखा कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच बॉन्डिंग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की रचना में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन सा बंध होता है, कौन सा बॉन्डिंग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछते हैं, ये भी आप खास नोट करना कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो उसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट की रचना में आपका अल्कोहल समूह क्रियात्मक होता है। ओके, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में आपका अल्कोहल जो
ग्रुप होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब कि अल्कोहल समूह क्रियात्मक होता है। ये दो चीजें आपको खास पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सम स्ट्रक्चर, कुछ रचनाएं कार्बोहाइड्रेट की। देखिए बेटा, आपको नीट के एग्जाम में मैंने आपको ऐसा बोला था कि जो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं उसमें 3 to 7 कार्बन की चेन होती है। अब 3 to 7 कार्बन में जो उसका 5th नंबर का कार्बन होता है जिसको आप पेंटोस या फिर राइबोस बोलते हैं। ओके, उसके आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप देखना मैं कैसे बना रही हूँ। अब पेंटोस मतलब क्या, 5 कार्बन, राइट। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलिए यहाँ पर OH, 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 H H H H H। ओके, ये होती है आपकी राइबोस की रचना, मतलब कि राइबोस का स्ट्रक्चर। ओके, ये तो जस्ट मैंने आपको इसका सिंपल फॉर्म बताया, मतलब कि सरल हो। बट आपको नीट के एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, वहां पर आपको इसकी रिंग वाला स्ट्रक्चर पूछेगा। देखना मैं कैसे बना रही हूँ। ओके, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है OH। एक चीज और, इसका ये जो लास्ट वाला जो कार्बन होता है वो बॉन्डिंग बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पर हमेशा लटकता है बेचारा। ओके, CH2OH। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये OH OH तो लिखा, बट ये क्या है, यहाँ पर क्या आता होगा। तो सिंपल बेटा, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन होते हैं। ओके, इस तरह। तो ये होती है आपकी राइबोस की रचना, मोस्ट IMP स्ट्रक्चर फॉर नीट एग्जाम। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एक बार आप इसको देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ओके बच्चों, मैं आगे स्टार्ट करें। एक मिनट बेटा, यहाँ पर मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ आपका एक वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है और यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना ये वाली राइट। ओके, चलिए अब हम आगे सीखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो बोला जाता है 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए जिस तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो सिंपल स्ट्रक्चर हमने पहले ड्रॉ किया था वही ड्रॉ करेंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। चलिए बनाइए 6 कार्बन, 1 2 3 4
5 एंड 6 हो गए 6 कार्बन। सेम टू सेम इसकी तरह फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O से डबल बॉन्ड से एक O जुड़ता है और यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब सेम OH। अब बेटा एक चीज यहाँ पर आपको खास दिखनी है, राइबोस के स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन होता है वहां पर आप देख रहे हो कि इस साइड सारे OH समूह, राइट। बट ग्लूकोज का जो ये थर्ड कार्बन होता है उसको थोड़ी मस्ती चढ़ती है, थोड़ा नाटक चढ़ता है। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं क्यों इस स्ट्रक्चर को फॉलो करूँ। तो वो क्या करता है, यहाँ पर खुद के साथ OH ना जोड़कर वो जोड़ता है H। ठीक है, और बाकी सारे कार्बन में तो OH ही आएगा जैसा आपका राइबोस में था। अब इस साइड OH है तो इस साइड क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आपका H। अब थर्ड नंबर का आपका ये जो कार्बन उसको थोड़ी मस्ती चढ़ेगी, उसने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा है तो इस साइड क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ओके, तो ये आप नोट कीजिए। अब एक चीज और बेटा, आपको नीट के एग्जाम में ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, ये तो जस्ट आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने आपको बताया। आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। आप ये सिंपल स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिए, मैं आपको इसलिए बता रही ताकि आपको इजीली इसका ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए। ओके, तो ग्लूकोज का होता है ये सिंपल स्ट्रक्चर। अब जिस तरह हमने राइबोस का स्ट्रक्चर देखा था, राइबोस का क्या था, दो पैर यहां से कर दीजिए इस तरह। ठीक है, 1 2 3 4, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, तो यहाँ पे जुड़ता है CH2OH। ओके, तो ये होता है आपका राइबोस, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। अब हमको देखना है ग्लूकोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर, तो कैसा बनता है, चलिए देखिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चलिए यहाँ पर भी एक स्माइली, चलिए 1 2 3 4 एंड 5। OH जोड़िए, OH OH। अब बेटा आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक चीज का खास ध्यान रखना है, क्या, तो देखिए आपके राइबोस के स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन होता है उसका OH नीचे होता है, बट आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो थर्ड कार्बन है उसका OH ऊपर जुड़ता है। ओके, और यहाँ पर आता है आपका, सॉरी यहाँ पर OH और यहाँ पर आता है आपका CH2OH। जिस तरह राइबोस के सिंपल स्ट्रक्चर में लास्ट वाले कार्बन को इंटरेस्टेड नहीं होता बॉन्डिंग बनाने में, वैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो आपका लास्ट वाला कार्बन होता है वो भी इंटरेस्टेड नहीं होता है बॉन्डिंग बनाने में, तो वो भी यहाँ पर लटकता है हवा में। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारी जगह मैंने OH नीचे लिखे हैं, राइबोस में भी और बट इसके थर्ड कार्बन में OH को ऊपर क्यों रखा है, तो देखिए ये जो आपका ग्लूकोज है इसको बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज। क्यों इसको अल्फा ग्लूकोज बोला, तो उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए खास ध्यान रखना है आपको, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में OH समूह अगर नीचे जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बीटा, और जिसकी रचना उसका नाम रख दो। अगर ये मैंने ग्लूकोज की रचना बनाई तो उसको बोलूंगी बीटा ग्लूकोज, राइट। यहाँ पर सारे के सारे बाय द वे वैसे तो सारे OH हमेशा नीचे ही होते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक लिखते भी नहीं है कि ये बीटा ग्लूकोज है या फिर बीटा से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर OH ऊपर आता है, जैसे आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन का OH ऊपर है, तो हमको वो स्पेसिफाई करके लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो अकेला है ऊपर और बाकी सारे नीचे हैं, तो वो तो हमको पता है कि नीचे है तो उसको बीटा ग्लूकोज बोलेंगे, बट ये अकेला ऊपर है इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ये नोट करके लिखना हो तो आप लिख सकते हो, यदि OH समूह ऊपर की तरफ हो तो उसे अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। ओके, वैसे तो मोस्ट ऑफ नीचे होता है, हमको पता है बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, बट ये खास ध्यान रखना है। ओके, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट डाउन कीजिए,
चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने देखा राइबोस का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बेटा ये मैंने आपको बताया था राइबोस का स्ट्रक्चर मतलब कि आरएनए। अब आपको देखना है डीऑक्सीराइबोस, वो था आपका राइबोस का स्ट्रक्चर मतलब कि 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। अब आपको देखना है डीऑक्सीराइबोस का। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए। अगर आपको बेटा राइबोस का स्ट्रक्चर आता होगा ना तो इजीली आपको डीऑक्सीराइबोस का भी आ ही जाएगा इजी। सॉरी OH 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 CH2OH, ये था आपका राइबोस। ओके, अब हमको किसका सीखना है? डीऑक्सीराइबोस। सेम टू सेम यही बना, पर डिफरेंट क्या है वो आपको देखना है। वन टू थ्री फोर, देखिए OH। अब देखिए बेटा इसका जो सेकेंड कार्बन होता है डीऑक्सीराइबोस का, उसका जो हाइड्रोक्सी समूह होता है मतलब कि आपका अल्कोहल समूह, उसमें से क्या होता है आपका एक ऑक्सीजन मतलब कि जो OH है, ठीक है, ये OH में से आपका ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी। मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया? डीऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन चला गया। और यहाँ पर आता है आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ओके, तो ये रचना होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस की। खास ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको राइबोस का स्ट्रक्चर आता होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। सेम है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसका जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है उसका डीऑक्सीजनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। एक चीज और बेटा, ये जितने भी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो सारे के सारे स्ट्रक्चर एज अ नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे सीखते हैं बेटा डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर। ये तो जस्ट सिंपल सिंपल थे सारे मोनोसैकेराइड, अब हम सीखेंगे डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर। राइट, हमने थियोरी देखी तो उनको स्ट्रक्चर भी तो सीखना पड़ेगा। अब डाइसैकेराइड में, चलो डाइसैकेराइड का मतलब क्या? मोनोसैकेराइड मतलब कि एक सैकेराइड होगा, राइट। डाइसैकेराइड मतलब कि दो सैकेराइड्स होंगे। चलिए अब हमको पता है डाइसैकेराइड कब बनेगा, जब 2 ग्लूकोज या 2 मोर देन ग्लूकोज ज़्यादा जुड़ेंगे तब, राइट। चलिए बनाते हैं। मैंने आपको ग्लूकोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे सिखाया? ऐसे। चलिए बनाइए। OH 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 CH2OH। सेकेंड बनाइए, इसको आपको नाम नेमिंग देना तो आप दे सकते हो कार्बन को 1 2 3 4 5 और ये 6 होता है। ओके, सेकेंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। OH 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 and CH2OH। ओके, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ज़्यादा स्मॉल हो गया। ये आपका OH। चलिए इसको भी नेमिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए
अब आपको बेटा पता है ये भी क्या है आपका अल्फा ग्लूकोज, राइट। ये भी क्या है आपका अल्फा ग्लूकोज। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर, दोनों डाइसेकेराइड ही तो है। अब बोल अल्फा ग्लूकोज मोर देन 2 ग्लूकोज होते तो क्या होता है, डाइसेकेराइड ये होता है ना। चलिए अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए बेटा, कि जो आपका फर्स्ट नंबर का ग्लूकोज है और ये जो सेकेंड ग्लूकोज है, इन दोनों ही ग्लूकोज में आपका फर्स्ट नंबर का ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, उसका आपका अल्कोहल समूह, जो सेकेंड ग्लूकोज होता है उसका 4 नंबर का अल्कोहल समूह, दोनों ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। और यहाँ से क्या रिलीज होगा आपका H2O रिलीज होता है। इसका H, इसका H, इसका H और इसका OH दोनों ही जाते हैं, ठीक है, H2O रिलीज होता है। तभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। मैंने क्या बोला, आपका फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह एंड सेकेंड जो ग्लूकोज उसका 4th नंबर का हाइड्रोक्सी समूह, ये फर्स्ट नंबर का OH और ये 4th नंबर का OH दोनों ही क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और H2O रिलीज करेंगे, मतलब कि आपका पानी मुक्त होगा। आप ये H2O रिलीज हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, एक O बच रहा है, आपको दिख रहा है, ये OH ये OH ये वाले H के साथ जुड़ गया इसलिए आपका पानी रिलीज हो। बट अभी यहाँ पर एक O है ना, तो आपका समथिंग स्ट्रक्चर उसके बाद ऐसा बनता है। सॉरी यहाँ वो OH नहीं आएगा, यहाँ भी OH नहीं, यहाँ पर अब क्या बचा है, O बचा है, दिख रहा है आपको, ये OH गया, ये H गया, H2 रिलीज, अब ये अकेला O बचा है, तो क्या होगा तब आपका स्ट्रक्चर ये समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिए OH 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 CH2OH, तब इसका नेम क्या होगा, अभी देखिए ये भी आपका अल्फा ग्लूकोज था, ये भी आपका अल्फा ग्लूकोज था, तब 2 टाइम तो अल्फा ग्लूकोज लिखेंगे हम, ओनली 1 टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका फर्स्ट कार्बन का OH था, ये 4 नंबर के कार्बन का OH है, इसका नेम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर आप इसका नाम क्या नाम लिखोगे, तो इसका नेम होगा 1,4, यस, पहले क्या आएगा आपका अल्फा, वाई क्यों, ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज, इसलिए हम क्या करेंगे 1 टाइम लिखेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ये कौन सा बॉन्डिंग बन रहा है, ग्लाइकोसिलिक, ठीक है। और ये पूरा ही स्ट्रक्चर किसका है आपका, डाइसेकेराइड, बट डाइसेकेराइड में किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका माल्टोज का, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज, ओके, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ओके। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, ठीक है। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।